बासिंदे हैं। क्या है? हम भारत के बासिंदे हैं। इस देश का चाहे फ्यूडरल पावर हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे निर्माण का कंस्ट्रक्शन का मामला हो, या इस देश की सुरक्षा का मामला हो, हर मामले में हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस देश की सुरक्षा, इस देश की अखंडता, इस देश की अस्मिता, इस देश में होने वाले निर्माण कार्य, ये सारे कार्यों में हमारी 100% हमारे बुजुर्गों की भागीदारी रही। लेकिन जब हिस्सेदारी का मामला आया तो हिस्सेदारी में हम लोगों को वंचित कर दिया गया। और खाली हिस्सेदारी से देश की जो परिसंपत्तियां हैं, देश के जो संसाधन हैं, उनसे केवल हमें वंचित ही नहीं किया गया, बल्कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, भेदभाव हुआ, हमारी एकता को नष्ट कर दिया। तमाम जातियों में बांट करके हमें हमारी एकता को भंग कर दिया। चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस देश में कब्जा किया और अपने हमें बांट करके, छोटी छोटी ताकतों में बांट करके, लगभग 6743 जातियों में बांट करके और हमारी एकता को नष्ट करके इस देश में कब्जा किया। देश की सारी परिसंपत्तियों में कब्जा किया, देश के सारे संसाधनों में कब्जा किया और हमें कंगालों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये लंबा समय है, लगभग 5000 साल से हमारे तमाम संत, महापुरुष और गुरु, उन्होंने इतना ही नहीं कि हमें जातियों में बांट दिया गया, बल्कि जाति और जाति में इतना भेदभाव, ऊंच नीच पैदा कर दिया, छुआछूत पैदा कर दिया कि जहां हम एक जगह बैठ करके सलाह और मशविरा बना सकते थे, जहां हम अपने भविष्य की रेखाएं खींच सकते थे, जहां हम बैठ करके अपनी मुसीबतों का निदान करने के लिए हम उपाय ढूंढ सकते थे, हमारे बीच में ऊंच नीच पैदा करके अलहदा अलहदा कर दिया गया। और बारी बारी से लूट करके लोगों ने इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि जानवरों की पूजा होने लगी, पत्थरों की पूजा होने लगी, परंपराएं चल गई कि पेड़ पौधों की पूजा होने लगी, लेकिन आदमी को छूना अपराध समझा जाने लगा। ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि एक इंसान जिसके बारे में सारे धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, भगवान ने सबको पैदा किया है। जब एक ने ही सबको पैदा किया, चाहे अल्लाह ने पैदा किया हो, चाहे ईश्वर ने पैदा किया हो, गॉड ने पैदा किया हो, जब सबका मालिक एक है, उस मालिक की ही हम औलादे हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ये फिर भेदभाव क्यों? ये गैर बराबरी खाली आदमी के बीच में जातियों के आधार पर नहीं, बल्कि धन दौलत के बारे में भी गैर बराबरी हुई। इंसाफ की हत्या कर दी गई, ना इंसाफी को बढ़ावा दिया गया। इस देश में ईमान को नष्ट करके बेईमानी को बढ़ावा दिया गया। इस देश में जो भाईचारा है, हम आपस में बैठ करके एक दूसरे की तिथि त्योहार में बैठ करके हम मनाने का काम करते थे, मिलजुल करके चलने की जो हमारी आदतें थी, उस आदत को भी तोड़ने का काम किया, भाईचारा को भी नष्ट करने का काम किया, जिसे इखलाक बोलते हैं। और जो इंसानियत है, इंसानियत को भी रौंद करके फेंक दिया उन लोगों ने। लेकिन कुदरत के घर में जब ज्यादा ज्यादती और जो नाइंसाफी बढ़ जाती है, तो कुदरत न कभी उस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करती है। और यही वजह है कि कुदरत ने समय समय पर हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे महान संत, जिन्होंने पढ़ने लिखने का मौका दिया हम लोगों को, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर और छत्रपति साहू जी महाराज, और इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर। कुदरत ने हमें इन संत महापुरुषों और गुरुओं को हमारे बीच में भेजा, जिन्होंने अपने जिंदगी का एक एक क्षण न्यौछावर करके इस देश में इंसानियत की बहाली के लिए और हमको इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक क्षण न्यौछावर किया।
अगर ये संत महापुरुष और गुरु न होते, इन्होंने संघर्ष न किया होता, ये भी व्यक्तिगत स्वार्थ में अपनी जिंदगी लगा देते, तो शायद इस पोजीशन पर हम लोग नहीं आते। और धन्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे की विभूतियां इस देश में पैदा हुई, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान तमाम वे नाइंसाफियां खत्म करके हमें तमाम हक और अधिकार दिलाने का काम किया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यदि किसी प्रकार का इवोल्यूशन होता था तो उसको नोटिस में अंग्रेज लेते थे और कुछ न कुछ सुधार होता। अंग्रेजों के दौरान ही हमें इस देश में सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश का हक मिला। अंग्रेजों के जमाने में ही सती प्रथा का अंत हुआ। अंग्रेजों के जमाने में ही जो हमें अछूत, शूद्र, न जाने बहिष्कृत, न जाने किन किन नामों से हमें पुकारा जाता था, उन अपमानजनक शब्दों से छुटकारा अगर मिला तो अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान मिला। और एक व्यक्ति एक वोट का हक अगर मिला हमें, यानी राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की शुरुआत हुई, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही इस देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को 1932 में एक वोट डालने का हक मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो 3 चीजें महत्वपूर्ण रखी। ये गारंटियां, संविधान, भारत का संविधान 3 गारंटी देता है इस देश के नागरिकों को। एक गारंटी देता है कि सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। जो सामाजिक आधार पर अन्याय होता है उसको खत्म करके न्यायोचित कार्य होगा। दूसरी गारंटी भारत का संविधान लेता है कि जो इकोनॉमिकल इनजस्टिस है, जो आर्थिक गैर बराबरी है, आर्थिक कमजोरी है, एक तरफ वे लोग जिनके लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम नहीं, और एक वे लोग हैं जिनके हजारों पीढ़ियों के खाने का इंतजाम हो गया, यानी गरीब गरीब हुआ है और अमीर अमीर हुआ। इस इनजस्टिस को भी खत्म करने के लिए भारत के संविधान में गारंटी दी गई है, इकोनॉमिकल जस्टिस। और तीसरी सबसे बड़ी है पॉलिटिकल जस्टिस। यदि राजपाट में हमारे लोग नहीं होंगे, हमारी सहभागिता नहीं होगी, हमारी भागीदारी नहीं होगी, तो हमारी बात को रखने वाला कौन होगा, हमारी तकलीफ को रखने वाला कौन होगा। जब हमारी तकलीफ को कोई रखने वाला नहीं होगा तो तकलीफ का अंत नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल जस्टिस के तहत ही 1932 में एक व्यक्ति एक वोट का हक दिया। जरा सोचो, उस जमाने में जब आपसे राय नहीं ली जाती, आपसे मशविरा नहीं लिया जाता, आपको वोट डालने का हक नहीं था, तो किस तरह से आपकी सुनवाई होती रही होगी, क्या रहा होगा। आज तमाम नेता आपके दरवाजे आते हैं, आपको माई बाप बोलते हैं, जिनको छूना पसंद नहीं करते उनके हाथ का पानी मांग करके पीते हैं। क्या मजबूरी है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत जो एक वोट का अधिकार मिला, उस वोट की लूट के लिए तमाम तरह की खुराफातें दूसरे दलों के नेता करते हैं। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का हक न दिया होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर यह हक न दिया होता, तो जो आज एमपी, एमएलए, मिनिस्टर ये तमाम बनते हैं, राजशाही में, राजपाट में जो हिस्सेदारी मिलती है, ये शायद कभी सुनने को न मिलता, समझने को भी न मिलता कि राजपाट क्या है। लेकिन पूना पैक्ट के जरिए बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ। और उस पूना पैक्ट के जरिए वो अधिकार जो हमें सेपरेट इलेक्टोरल का हक मिला था, डबल वोट थ्योरी का हक मिला था, वो छिन गया और राजनीति में भी चमचागिरी हो गई। जो स्वाभिमानी किस्म का होगा, जो समाज की बात को सुनेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, मुसीबतों को दूर करने के लिए संघर्ष करेगा, वो नहीं जीत पाता चुनाव में। चुनाव में कौन जीत पाता है? जो चमचा टाइप का आदमी होता है, जो दूसरे की गुलामी करता है, दूसरे की बुद्धि, दूसरे का पैसा और दूसरे के वोट के बल पर चला जाता है। और इज्जतदार आदमी, जो स्वाभिमानी किस्म का आदमी है, वो हार जाता है। ये तो जनरल सीट है, जनरल सीट में तो तमाम तरह के लोग लड़ेंगे, लेकिन वो देखने को तमाशा हमें मिलता है रिजर्व सीटों में। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही
सारे सरकारी महकमों में हमें नौकरी करने का हक 1935 में मिला। कब मिला? 1935 में मिला। जो आज छोटे छोटे लेखपाल, मास्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम और ये एसपी वगैरह देखने को थोड़ा बहुत मिल जाते हैं सीबीसी के, तो ये सरकारी नौकरियों में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में हक न दिलाया होता तो शायद ये भी न कुछ होता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों और प्रयासों की बदौलत जिन्हें ये अवसर मिला, वो समाज के प्रति वफादार नहीं निकले, वो समाज से अलग अलग दुनिया बना ली और वो बोलते हैं कि हमारी किस्मत ठीक थी इसलिए नौकरी मिल गई। कोई कहता है भगवान की दया से हमें नौकरी मिल गई। 1935 के पहले यह हक अधिकार नहीं था। 1935 के पहले किसी भगवान ने आपको नौकरी क्यों नहीं दी? 1935 के पहले किस्मतें कहां चली गई थी आपकी? जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला है। और जो भारत का संविधान है, जो विश्व का अद्वितीय संविधान है, विश्व का सबसे पवित्र और सबसे बेहतर संविधान अगर है तो भारत का संविधान है। इसलिए भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का दर्जा जो मिला हुआ है वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला हुआ है। आजादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत लंबे समय तक रही, आपका वोट तो लेती रही, लेकिन जो नीतियां बनाती रही सरकार बनने के बाद, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों, सामंत शाहों और बड़े बड़े धन्ना सेठों के इशारे पर उनको फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाती रही। इसलिए लंबे समय तक 55 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही। इसलिए जो इस देश के तमाम गरीब कमजोर लोग हैं उनका भला नहीं हो सका, बड़े बड़े पूंजीपतियों का भला हुआ। इसलिए कुदरत ने फिर जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद, तो कुदरत ने फिर एक इंसाफ किया और कुदरत ने हमारे बीच में हमारी भलाई के लिए, हमें जागरूक करने के लिए और राजपाट के प्रति सोच पैदा करने के लिए एक मसीहा का फिर से प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम मानवर कांशीराम जी कहते हैं। मानवर कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत को पूरा करने के लिए हर प्रकार के वो संघर्ष करने का काम किया। जो बाम से बनाया, पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत नौकरी में गए, उनको लगाया, उनको संगठित किया कि समाज में जागरूकता पैदा करने का काम करो। फिर DS4 बनाया कि जागरूक तो हो जाएंगे, लेकिन संघर्ष कौन करेगा? झंडा और डंडा लेके कौन चलेगा? तो DS4 बनाया। 3 साल तक DS4 का भी जब कोई असर समझ में ना आया, बामसेक का असर ना आया, तो मानवर कांशीराम जी का सोचना था कि हम चाहे जितने संघर्ष करें, चाहे जितने आंदोलन करें, चाहे जितने जागरूक हो जाएं, लेकिन जब वोट डालने का मौका आएगा तो वही तो पार्टियां उन्हें को वोट देंगे। इसलिए हमारे पास कोई पार्टी नहीं, इसलिए हमारी ताकत, हमारी तैयारी का जायजा लेने के लिए मानवर कांशीराम जी ने 1984 में राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जिसे हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, उसका गठन करने का काम किया। अब आपकी पार्टी है, आपका घर है, मानवर कांशीराम जी ने जो बनाया, तो उस पार्टी के जरिए हम अपने वोट को, जो बड़ी मुसीबत और बड़ी परेशानियों, बड़े संघर्षों के बाद वोट का हक मिला है, हमें अपने दुखों का अंत करने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी में वोट दे करके हम राजपाट हासिल करेंगे। बगैर राजपाट हासिल किए कुछ भी होने वाला नहीं। और राजपाट कैसे हासिल होगा? एक तो जागरूकता, और जागरूकता के बाद हम संगठन बनाएं। क्या बनाएं? संगठित हों। तो संगठन की इकाइयां इसलिए बनाई जाती है। आपने देखा 4-4 बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी। राजपाट का क्या काम होता है, राजपाट क्या कर सकता है, ये आपने इन 4 बार की सरकारों में देखा होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो क्या गुंडा मवाली आपको सताने का काम करता था? 1 महीने के अंदर बहन जी ने 1 महीने के अंदर 1,45,000 गुंडों को सलाखों में भेज दिया, जेल के अंदर। दहशत पैदा हुई। जो अन्याय अत्याचार की खेती किया करते थे, गरीबों को दबाने सताने का काम किया करते थे, 1,45,000 गुंडे
1 महीने के अंदर, पहली हुकूमत में 1 महीने के अंदर जेल के सीखों में चले गए, और जो बचे वो जान बचाने के लिए और जेल न जा सके इसके लिए उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, बाहर चले गए। भेदभाव रहित विकास का वातावरण बहन जी की सरकार में हुआ। वे संत महापुरुष और गुरु जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए, मानवता की बहाली के लिए जिन्होंने जिंदगी अर्पण की, उनके इतिहास को दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था। और जब बहन जी की सरकार बनी तो उन संतों महापुरुषों और गुरुओं को यथोचित सम्मान दिया गया, उनके इतिहास को जिंदा करने का काम किया। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे छत्रपति साहू महाराज हो, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे रमाबाई अम्बेडकर हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे छत्रपति साहू महाराज हो, इनके नाम पर जिले बनाए गए, इनके नाम पर पार्क बनाए गए, इनके नाम पर स्मारक बनाए गए, इनके नाम पर इंस्टीट्यूट बनाए गए। बहुत सारा काम उन संत महापुरुषों के सम्मान में इस प्रदेश में बहन जी के हुकूमत के दौरान चलाया गया। और वो इतिहास जिसे मार दिया गया था, जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए अपनी जिंदगी अर्पित की, उन संतों महापुरुषों का इतिहास जिंदा उत्तर प्रदेश में हो गया। यही तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। नहीं तो 26 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला करके इस प्रदेश के हर तबके के लोगों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब्स के हों, ओबीसी के हों, रिलीजियस माइनॉरिटीज के हों, या अपर कास्ट के गरीब लोग हों, उनके जीवन स्तर में खुशहाली लाने का काम, सुधार लाने का काम आदरणीय बहन जी ने 26 तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला करके किया। जहां विद्यालय नहीं थे, विद्यालयों की स्थापना हुई। 1-2 विद्यालय नहीं, तमाम विद्यालयों की स्थापना, तमाम इंस्टीट्यूट बनाए गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, डिग्री कॉलेज खोले गए, इंटर कॉलेज खोले गए, और यूनिवर्सिटियां भी, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटियां भी चलाई गई। हर तबके के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए आदरणीय बहन जी की हुकूमत में हुआ। गरीबों को न्याय मिल सके, गरीबों को न्याय मिल सके, इसलिए अदालतों का भी गठन किया गया। और अदालतों में सरकारी वकील भी थोक भाव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुई। लेकिन आप लोग उस सरकार के दौरान आप लोग समझ नहीं पाए, आप भूल गए पुराना कि हमारे बुजुर्गों के साथ क्या हुआ है, हमारी स्थिति क्या थी। सरकार जब राजपाट आया हाथ में, तो राजपाट में आप लोग भी मस्त हो गए। हमारी जो पार्टी के तमाम नेता हैं, वो संगठन की तरफ ध्यान उनका न रह गया, वो भाग दौड़ करना शुरू किया। इसका पट्टा करा दो, उसका कोटा करा दो, उसको लाइसेंस बनवा दो, ये कर दो। लखनऊ भागने लगे, गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। और जब संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया आपने, उनके बीच में बैठे ने, उनके दुख दर्दों को समझा नहीं आपने, तो धीरे धीरे निराशा पैदा हुई, हताशा पैदा हुई। और आने वाले चुनाव में 2007 के बाद 2012 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ। दूसरी पार्टियां अगर खतरा मानती हैं तो आदरणीय बहन जी, बीजेपी को अगर घबराहट है तो आदरणीय बहन जी से घबराहट, बहुजन समाज पार्टी से घबराहट। और यदि समाजवादी को खतरा है तो बहुजन समाज पार्टी से खतरा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो विरोधी पार्टियां हैं, उन लोगों ने अंदर खाने पैक किया, वो तमाम तरह के नाटक रच करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। इसके लिए बहन जी दोषी नहीं। कभी कभी कहते हैं कि बहन जी की उम्र ज्यादा हो गई, कहीं कहीं आप बोलते हैं कि बहन जी भी फील्ड में निकल पड़े तो जलवा हो जाएगा, उत्साह इतना आ जाएगा कि हमारी सरकार बन जाएगी। तमाम तरह के जो बहाने बनाते हैं, इन बहानों से कोई लेना देना। असली दोष जो है हमारा है कि हमने सत्ता के मद में अपना काम छोड़ दिया, और जो बुरे लोग थे, क्योंकि हमारा महत्व बढ़ गया, जो लोग हमसे पूछते नहीं थे, जो बगल में बैठाते नहीं थे, सरकार बन जाने के वे लोग आपको सलाम ठोकने लगे। और आपने कहा कि हम इज्जतदार बन गए, और फर्जी इज्जतदार बन करके
वो लोग जो विरोधी लोग हैं आपका इस्तेमाल कर दिया और आप अपने लोगों का अपनी जमीन को छोड़ दिया, अपनी जमीन को ध्यान नहीं दिया, इसलिए कमजोरी है। जो भी आज तक उत्तर प्रदेश में हमें मिला, उत्तर प्रदेश में 89 में, 91 में, 93 में, 96 में, 96 में और 2002 में, 2007 तक जो भी हमने हासिल किया है वो संगठन की बदौलत हासिल किया। किसी देवी देवता का भजन गा करके नहीं किया। हमारी 4 बार सरकार बनी है तो किसके दम पर? कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के बल पर हमारी सरकारें मिली। तो जो उपलब्धियां हमें संगठन की बदौलत मिली हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी जब हम पूछते हैं कहीं कहीं तो वो 2007 वाली बात, 2007 के पहले जो संगठन खड़ा हुआ था ना, और जो काम हुआ था, जो संगठन खड़ा हुआ था, उसकी बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। तो हम लोग उस जमाने के कागज लिए हैं, उन्हीं में काट पीट करके सुधार कर रहे हैं। और जब सही संगठन हमारा नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सही दिशा नहीं मिलेगी, वो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से अपडेट नहीं होंगे, तो फिर नुकसान तो होगा ना। तो दोष किसका है? दोष हमारा है। हमने संगठन को जमीनी स्तर पर तैयार नहीं किया, जुझारू संगठन तैयार नहीं किया, इसलिए हमें हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने मार्च के महीने में यह फैसला लिया कि हमें 2027 में हर कीमत पर, ये जो फैसला हुआ ना, सपा की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, इस समय जो हमारा सबसे बड़ा शोषण हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे लोग मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, हर मामलात में हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी तकलीफों की सुनवाई नहीं होती, थानों में दलालों का बाजार लगा हुआ है, दलाल चाहे फर्जी मुकदमा कायम करा दे, हमारे लोग मारे पीटे जाते हैं, उनकी थानों में सुनवाई नहीं होती है। तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाएं दलाली की भेंट चढ़ चुकी है। दलाली का कोई दलाली वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से आम जनता का भला नहीं हो रहा, ना उनसे हित हो रहा है। भ्रष्टाचार का आलम है, अन्याय का आलम है, अत्याचार का आलम है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, महंगाई मनमाना है, और जो हम सरकारी नौकरियों के लिए जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को वही धीरे धीरे खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो सरकारी महकमे हैं, प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रहे हैं, और जब प्राइवेट हाथों में विभाग चले जाएंगे तो फिर रिजर्वेशन भी जीरो हो जाएगा, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाला भविष्य हमारा संकटमय है। इसको ध्यान में रख करके हमें राजपाट को हासिल करना होगा। ये जो दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां, ये दुख और तकलीफें महाकुंभ नहाने से हल नहीं हो। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने से ये दुखों का अंत नहीं होगा। दुखों का अंत ये होगा कि जितने भी दुखी पीड़ित हैं सर समाज के लोग, उनमें हम भाईचारा पैदा करें, उनके बीच में जाएं, नम्रता के साथ दस्तक दें, उनको अपनी बात को समझाएं और समझा बुझा करके हर जाति और मजहब के लोगों को जोड़ करके जमीनी स्तर पर इतना मजबूत संगठन खड़ा कर दें कि आने वाले चुनाव में जो भी एमएलए का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े, चुनाव चिन्ह हाथी लेकर के आए, वो भारी मतों से जीत करके जाए। आदरणीय बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2027 में बने। कैसे बनेंगे? बड़े हल्के मन से बोल देते हो कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी और 5वीं बार आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। अगर एमएलए आपके न बने तो सरकार बन जाएगी। 403 विधानसभाएं हैं, 50% से ऊपर एमएलए आपके बनना चाहिए, चाहे वो जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो। अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हमें सब कुछ भूल करके बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए। सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं, 9 के 9 अगर तुम चाह लो तो 9 के 9 एमएलए जीत सकते। लेकिन यहां नेतागिरी चल रही है, इसको हटाओ, उसको बनाओ, इसको ये करो, उसको वो करो। तो तुम्हारा जो संघर्ष होना चाहिए
वो इंटरनल है। जो तुम्हारी ताकत लग रही है ना, जो आपस में टांग फंसाने की, एक दूसरे को फेल करने की पूरी ताकत उसमें लगाए घूम रहे हो कि ये जिलाध्यक्ष हट जाए, मेरा नंबर लग जाए, मैं आ जाऊं, ये पार्टी से ये आगे बहुत दौड़ रहा है, लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसको पार्टी से बाहर कर दिए, इस तरह के खुराफात जो नेताओं से मंत्र लेकर के ये जो इंटरनल संघर्ष कर रहे हो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपको करना क्या है, सब कुछ भूल करके, पद में हो या न हो, सबको एकजुट होकर के टीमें बना करके संगठन की इकाइयों को मजबूत करो। गांव गांव हर जाति और मजहब के लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करो। अगर सब कुछ भूल करके एक दिशा में लग जाएंगे कि 2027 में हमें सरकार बनाना है, तो फिर उस हिसाब का आपको काम करना होगा। तो ये काम करोगे कि आपस में लड़ोगे? आपस में मत लड़ो, सब लोग मिलजुल करके कोशिश करो, सीखो, समझो, होमवर्क करो, किस गांव में किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं, सबको जोड़ने का काम करो। अगर आपकी बात नहीं मानते तो फिर उपाय ढूंढो कि ये लोग, इस गांव के, इस समाज के लोग किसकी बात मानेंगे, तो वो साथी का इस्तेमाल करो, साथी का सहयोग लो। तो जब हर जाति और मजहब के लोग गांव गांव बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाएंगे, तो कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा जाए 2027 के चुनाव में। अभी 2026 में पंचायतों का चुनाव होगा, गांव गांव प्रधान बनेंगे, बीडीसी मेंबर बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, नहीं बनेंगे? ये चुनाव होगा ना। तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आपके वोट को हथियाने के लिए, वो हैं तो दूसरी पार्टी में, लेकिन आपके बीच में आ जाएंगे चुनाव के चुनाव। ध्यान देना, जिला पंचायत के सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपके जीत के जाना चाहिए, और ये तभी जीत के जाएंगे जब आप एकाग्रचित होकर के सारे लोग मिल करके जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट बनाए, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म को हो, उसको मिलजुल करके जिताने का काम करो। आधा चुनाव 2027 का आप जीत जाएंगे। अगर जिला पंचायत के प्रधान भी बनाओ, जब प्रधान का चुनाव होता है, गांव गांवदारियां होती हैं, उस गांवदारी में हमारी पार्टी के नेता नहीं पड़े, लेकिन इतना जरूर ध्यान देंगे कि जो आज साथ दे रहा है वो कल भी हमारा साथ दे। जो आदमी चुनाव में खड़ा है और कह रहा है कि हमें मदद करो, हमें वोट दो, वोट दिलाओ, तो जो कल भी आपका साथ दे विधानसभा के चुनाव, ऐसे लोगों को प्रधान बनाने का काम करो। नहीं, पार्टी का जो पदाधिकारी है वे गांवदारी की नेतागिरी में नहीं पड़े। आपका काम बड़ा है, आपको राजपाट हासिल करना है, आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना। ये छोटी छोटी जो गांवदारी की राजनीति है, इसमें खुल करके आप लोगों को भाग नहीं लेना, इसमें समझदारी से काम लेना। और मुझे लगता है कि इस सेक्टर के साथी तैयार हैं, और थोड़ी बहुत कमियां, उन कमियों को सुधार लेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भारी मात्रा में इकट्ठे हुए। सब पदाधिकारी तो नहीं है, 9 पोलिंग बूथ है इस सेक्टर में, 9 पना 45 तो सेक्टर के पदाधिकारी होते हैं, और फिर 11 ये हो गए, 45 11 56 तो पदाधिकारी होते हैं। और जब इस तरह की मीटिंगें हों तो हर पदाधिकारी की व्यवहार कुशलता का परीक्षण भी होना चाहिए। जो 10 लोगों को नहीं जोड़ता, जो 50 लोगों को नहीं जोड़ पाता, ऐसा पदाधिकारी किस काम का? पदाधिकारी तो ये होना चाहिए ना कि खुद जुड़ा रहे पार्टी से, और 10 20 25 को और जोड़ सके। ये परहेज न करना कि कल की तारीख पर ये समाजवादी में, कल की तारीख पर ये बीजेपी में, सबको जोड़ने का काम करो। और जब तक सबको नहीं जोड़ोगे तब तक राजपाट हासिल नहीं कर पाओगे। अगर सारे दुखों का, मुसीबतों का अंत करना है और आदमी की तरह उत्तर प्रदेश में जीना है,
स्वाभिमान के साथ जीना है तो राजपाट हासिल करना होगा, राजपाट अपने हाथों में लेना होगा। और राजपाट को हाथों में लेने के लिए जरूरी बन जाता है किस तरह का संगठन तैयार करें, हम इस तरह का जोड़ तैयार करें सर्व समाज का कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट कोसों दूर रहे। बकाया कैंडिडेट जो हिम्मत करें हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, उनकी सबकी जमानत जब्त हो जाए, ऐसा इंतजाम आप लोगों को करना है। और अगर आप लोग लग जाएंगे तो लगता है आपकी सूरत से लगता है, आपके काम से लगता है, आपके जो श्रद्धा है पार्टी के प्रति उससे लगता है कि आप लोग इसमें कामयाब होंगे। यहाँ से लखीमपुर कितना पड़ेगा बॉर्डर? लखीमपुर खीरी की कौन सी विधानसभा इसके नजदीक? धौरारा। वो इधर से लगता है दूर है, इधर से नजदीक है। जैसे लखीमपुर लखीमपुर इधर आ जा ना, ठीक है। तो चलिए जोड़िए, अपनी विधानसभा को तो मजबूत ही करिए, लेकिन जहां जहां आपकी पहुंच हो, जहां जहां आपकी जान पहचान हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी गांव में आपकी जान पहचान रिश्तेदारी हो तो उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी समझा करके बीएसपी में शामिल करने का काम। धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने कीमती समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। धन्यवाद आप सभी नेताओं को जो जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल करके हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।